बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ पुरानी संख्याओं को रिवाइज करना होगा। सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। आपने पढ़ रखा है, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सामान्यतः गिनने के रूप में उपयोग में आती हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद आती पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और मिला देते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक, जब इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक अंक भी मिला दिए जाए, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्णांक। ये हमने पहले पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। अब बच्चों देखो, जब यहां बोला गया कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि P और Q का मान इनमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो आप देखो P का मान क्या हो सकता है? माइनस की कोई संख्या हो सकती है, शून्य हो सकता है, प्लस की कोई संख्या हो सकती है। और Q का मान भी वैसे ही है, माइनस, शून्य और प्लस, मतलब दोनों पूर्णांक हैं। अभी तक हमने क्या कहा है कि दोनों पूर्णांक हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों इस तरह की कोई संख्या हो सकती है। लेकिन आपने पहले पढ़ रखा है, जब किसी संख्या को शून्य से हम भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता है, अर्थात शून्य से भाग किसी संख्या को नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि Q का मान जो है वो शून्य के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या है कि शून्य के बराबर नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, या शून्य के बराबर नहीं है Q। ठीक है, तो P का मान क्या हो सकता है? कोई भी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या। Q का मान क्या है? ऋणात्मक या धनात्मक संख्या, शून्य नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या है? P का मान तो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन Q का मान क्या है? ये शून्य नहीं होगा। ठीक है, और परिमेय संख्या को अगर हम देखें, ये P/Q क्या है? P/Q क्या है कि एक भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या को जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, उसका अंश जो है वो एक पूर्णांक हो, अर्थात इस तरह की कोई संख्या हो, हर जो है वो पूर्णांक हो, शून्य छोड़ करके, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। जैसा उदाहरण के लिए हम देखते हैं, -3/4 ये क्या है? 3 क्या है? P का मान क्या है? पूर्णांक है। Q का मान क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान शून्य भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो 2 क्या है? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और अपॉन 1 बटे में 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 से भाग देने से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 था, अर्थात हम जिसको प्राकृतिक संख्याओं में शुरुआत में पढ़े थे, वो क्या है? वो भी एक परिमेय संख्या बन गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने पूर्णांक हैं या पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, शून्य को ले लीजिए, आप शून्य को ले लीजिए, शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। P का मान तो शून्य हो सकता है ना, P का मान शून्य हो सकता है, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए,
q का मान क्या है 1 है, ये एक पूर्णांक है, तो हम क्या कहेंगे शून्य भी क्या है एक परिमेय संख्या है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। बस इसमें परिमेय संख्याओं में अगर हम देखें ध्यान से तो जो पूर्णांक हैं इनमें भिन्नात्मक संख्याएं और मिल जाती हैं। मतलब पूर्णांक में अगर हम भिन्नात्मक संख्याएं देखें मिला दें तो क्या बन जाती हैं वो परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ऋणात्मक संख्याएं सारी हैं, शून्य है, धनात्मक संख्याएं हैं, बस इसमें क्या है भिन्नात्मक संख्याएं नहीं थी, ये पूर्णांक थे, पूरे पूरे अंक थे। जब हम ऐसे संख्याएं भी मिला दें जो पूरे पूरे नहीं है, जो भिन्न के रूप में है 1/2, 3/4, -4/6, इस तरह की जो संख्याएं हैं पूर्णांकों में जब मिल जाती हैं तो हमें क्या मिल जाता है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे अगला परिमेय संख्याओं के प्रगुण। तो उसमें सबसे पहला है समृद्ध प्रगुण। समृद्ध प्रगुण आपने पहले भी पढ़ रखा है प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांकों के लिए। तो समृद्ध का अर्थ क्या होता है कि जिस तरह की संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उसको हल करने के बाद जोड़ना, घटाना या गुणा या भाग किसी भी तरह का कुछ हम करते हैं, उसके बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता है अगर वो प्राकृतिक संख्या ही हो तो हम क्या कहेंगे समृद्ध प्रगुण है। और पूर्ण संख्याओं को जो हम कर रहे हो और तो उस समय पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो तो हम कहेंगे समृद्ध है। पूर्णांक हो, पूर्णांकों के साथ हम जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा भाग कर रहे हो, उत्तर में अगर पूर्णांक ही प्राप्त हो तो हम कहेंगे समृद्ध प्रगुण है। ठीक है, तो समृद्ध का अर्थ समझ आया कि जिस प्रकृति की संख्याएं हैं उसी प्रकृति की संख्याओं का उत्तर मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं जरा, पहले इसको हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम इसको रिवीजन के रूप में थोड़ा सा लेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 2 + 3 है, इसको जोड़ो क्या मिलेगा 5। तो हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या के साथ जब जोड़ा तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हुई। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या जोड़ के लिए समृद्ध प्रगुण को मानती है। ठीक, इस तरह से आप कई उदाहरण देखेंगे, सभी में ऐसे ही आएगा। किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। अब जरा देखें प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम घटाएं 2 - 1 = 1। अब यहां पे देखें 2 में 1 घटाया क्या मिला 1। 1 भी प्राकृतिक संख्या है, ये दोनों भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम देखें 5 में से अगर 7 माइनस करें तो हमें उत्तर क्या मिलता है -2। तो यहां पे देखो बच्चों क्या है प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का घटाना किया तो हमें उत्तर क्या मिला, एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिली। तो हम क्या कह रहे हैं कि घटाने के लिए प्राकृतिक संख्या समृद्ध प्रगुण को नहीं मानती है। ठीक है, अब जरा देखें गुणा में क्या होगा। मान लो 4 × 5, ये किसी भी संख्या का आप गुणा करेंगे, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होगा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या गुणा के लिए समृद्ध प्रगुण को मानती है। ठीक है, अब जरा भाग करके देखें। अगर मान लो 2 है और 2 को हमने 3 से भाग दिया तो क्या मिलेगा 2/3 ही रहेगा ये। और ये क्या है अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है ये परिमेय संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जब दो प्राकृतिक संख्याओं को हम भाग दे रहे हैं, भाग देना मतलब बटे में लिखा हुआ है भाग देना ही होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि भाग के लिए भी ये समृद्ध प्रगुण को नहीं मानती है। अब देखो बच्चों
इसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं? इसका हम उपयोग तब करेंगे अगर हमसे कोई पूछे, दो संख्याएं दे दे और कहे कि इन संख्याओं का जोड़ जो है वो क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, तो हम तुरंत कह देंगे हाँ होगा। कहेगा घटाना, तो कहेंगे बिल्कुल ये जरूरी नहीं है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो हम क्या कहते हैं, कोई भी नियम तब फॉलो होता है जब हर कंडीशन, हर स्थिति के लिए वो मान्य हो। अगर जोड़ने के टाइम पर हम देखें तो किसी भी संख्या, प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें वही मिलता है, लेकिन घटाने में सभी में नहीं है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये नहीं मानता है। अब पूर्ण संख्याओं में देखें, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला हुआ था बस। तो अगर हम देखें यहीं पर, अगर दो है, दो में शून्य मिलाओगे, जोड़ोगे तो क्या होगा, वो भी दो ही प्राप्त होगा। अब देखो, ये पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, और ये भी क्या है, पूर्ण संख्या ही है। इसी तरह से आप देखेंगे कई भी संख्याएं जोड़ करके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा कि पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए समृद्ध प्रगुण को मानती है। अब घटाने पर जरा देखा जाए, अब घटाने पे वही सेम चीज आ जाएगी जिस तरह से इसमें आया था। आप मान लीजिए शून्य में से दो घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, -2। तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जब दोनों को घटाया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ये पूर्णांक होता है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूर्ण संख्याएं घटाने के लिए समृद्ध प्रगुण को नहीं मानती है। अगर हम पूर्ण संख्याओं का गुणा देखें तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 2 में से अगर शून्य से गुणा करोगे क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, और ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्या गुणा के लिए समृद्ध प्रगुण को मानती है। भाग के लिए देखें, भाग हम अगर 5 को हम शून्य से भाग देते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये परिभाषित ही नहीं होता है, मतलब शून्य से हम 5 को भाग दे ही नहीं सकते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि भाग भी समृद्ध प्रगुण को नहीं मानता है। अगली संख्या है हमारी पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या आ जाता है हमारे पास, ऋणात्मक संख्याएं और आ जाती है ना, ऋणात्मक संख्याएं, अर्थात -3 और -2 को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, भाई -3 है, -2 है, तो ये क्या आ जाते हैं जोड़ने के बाद, -5। तो देखो ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जोड़ के लिए समृद्ध प्रगुण मानता है। घटाने के लिए जरा देखा जाए, अगर देखें -3 और -5, ठीक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और दोनों को जब हम घटा रहे हैं तो देखो जरा क्या मिलेगा, भाई क्या हो जाएगा, -8। ये भी पूर्णांक ही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, इसमें तो नहीं मान रहा था, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक समृद्ध प्रगुण को घटाने में भी मानता है। आप दो पूर्णांकों का गुणा करें, -3 इंटू -2 क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, +6। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और ये भी पूर्णांक, उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ वही पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि गुणा के लिए भी ये मानता है। भाग के लिए फिर वही बात आ जाती है, अगर -3 को हम शून्य से भाग दें तो क्या होगा, ये संख्या परिभाषित नहीं होती है, तो भाग के लिए ये मान्य नहीं होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है परिमेय संख्याएं, जो हमने अभी भी सीखी हैं परिमेय संख्याएं, वो संख्याएं क्या समृद्ध प्रगुण को किस किस संक्रिया के लिए, किस किस मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग किसमें मानती है, किसमें नहीं मानती है। तो हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं जोड़ का। देखिए, अगर आप मान लीजिए ये परिमेय संख्या है -3/4 और +2/4, आप इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें, 4 और -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1/4। हमने परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ा तो हमें क्या मिला है, परिमेय संख्या ही मिली। तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन में, क्या कहेंगे
कि परिमेय संख्या जोड़ के लिए समृद्ध प्रगुण को मानती है। ऐसे में हमें जब कोई बड़ा सा हो, मान लो परिमेय संख्याओं का जो जोड़ है, आप इसमें तीसरी संख्या ले सकते, तीसरी संख्या जोड़ेंगे तो क्या कहेगा, कोई कहता है कि 3-4 संख्या दे दे आपको, कहेगा इसका बताओ कि इसका जो रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक होगा, ये पूर्ण संख्या होगी। इस तरह से कोई सवाल अगर पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि इस दो परिमेय संख्याओं का उत्तर जब हम जोड़ रहे हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है। अब घटाने के लिए देखा जाएगा, -2/4 और -3/4। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये 3/4 परिमेय संख्या है। इनको अगर घटा रहे हैं तो हम देखेंगे -2 -3 क्या आ जाएगा, -5/4। तो यहाँ पे देख रहे हैं घटाने के लिए भी ये इसको मान रहा है क्योंकि हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। अब गुणा कर हम देखें, यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, -3/4 गुणे 2/5। तो गुणा करोगे क्या आएगा, ऊपर ऊपर गुणा करोगे -6 और ये क्या हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा 6/20 माइनस के जो है ये भी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अर्थात गुणा के लिए भी परिमेय संख्याएं समृद्ध प्रगुण को मानती हैं। भाग के लिए अगर हम देखें, भाग के लिए अगर हम देखेंगे -3/2 डिवाइडिंग बाय 0। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या यहाँ पर आ जाता है, शून्य को मानते हैं नहीं मानते देख लेंगे। शून्य से किसी भी संख्या को अगर भाग देते हो तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। मतलब शून्य से किसी भी संख्या को भाग हम नहीं दे सकते। तो हम क्या कहेंगे, भाग के लिए समृद्ध प्रगुण को परिमेय संख्याएं भी नहीं मानती हैं। तो इस तरह से हमने देखा समृद्ध प्रगुण में एक चार्ट बन के तैयार हुआ है, तो इसको हम समझे भी और इसको देख रहे हैं कि जोड़ के लिए सभी मानते हैं, घटाने में क्या है पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, गुणा के लिए सभी मानते हैं, भाग के लिए कोई नहीं मानता। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है बस। कोई छोटा सा सवाल आएगा उसको समझना है कि जब भी हमें पूछे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्या एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो हम तुरंत कहेंगे होगा। अगर कहेगा दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाना क्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसको ये समझने के लिए है। तो अगला देखेंगे प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय प्रगुण का अर्थ यह है जब हम संख्याओं के क्रम को बदल दें और उत्तर पे कोई असर ना हो तो कहते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण वहां पे लागू हो रहा है। और अगर उत्तर में फर्क आ जाता है, उत्तर में अंतर आ जाए, तो हम कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में, प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याएं अगर आप देखें जोड़ के लिए देखेंगे 2 धन 3 बराबर क्या होगा 5। अब जरा हम क्रम बदल देते हैं, 3 धन 2 कर दें तो क्या आएगा, तब भी 5 आएगा। अर्थात जब जोड़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्राकृतिक संख्याओं को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या हो गई, क्रम विनिमय नियम को मानती हैं। अर्थात ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राकृतिक संख्याओं के क्रम को हम कभी भी बदल दें, जब जोड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम घटाना करें, देखिएगा 5 - 2 बराबर क्या आएगा 3। लेकिन अगर इसी को हम क्रम बदल दें, 2 - 5 करें तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं उत्तर में क्या आ गया, फर्क आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम नहीं मानती। इसको हम समझने के लिए, हमें याद करने के लिए है, जब भी हम घटाना कर रहे होंगे तो हमें जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में हमें उसको हल करना है, उसको उलट पलट नहीं करना है। 5 - 2 लिखा है तो उसको उसी में लिखना है, 2 - 5 कभी नहीं करना है।
अब गुणा के लिए देखें, अगर आप देखें दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 गुणे 6 तो क्या आएगा 12, और 6 गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा, तब भी 12 ही मिलेगा। तो हम देख रहे हैं गुणा के लिए भी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं मानती हैं। भाग के लिए देखेंगे, अगर 2 से अगर हम 8 में भाग दे दें तो क्या मिलेगा हमें 4, लेकिन 2 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, आप देखोगे 1/8 आएगा और 2/8 आएगा और 1/4, मतलब उत्तर में अंतर आ गया। इसका मतलब क्या, भाग के लिए हम देख रहे प्राकृतिक संख्याएं क्रम विनिमय नियम नहीं मानती। ठीक, अब इसमें जरा देखें पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है। तो पूर्ण संख्याओं का सेम है, अगर आप देखो 2 धन 0 बराबर 2 और 0 धन 2 क्या आएगा, तब भी 2 आएगा, तो ये मानता है। घटाने में देखोगे 0 माइनस 3 बराबर क्या आएगा -3, और 3 माइनस 0 क्या आएगा 3, तो देखो नहीं मानता है। गुणा देखो 2 गुणे 0 क्या आएगा 0 आएगा, और 0 गुणे 2 भी 0 ही आएगा, तो ये गुणा मानता है। भाग में देखो अगर 2 से भाग दोगे 3 से तो क्या आएगा, 2 को 3 से भाग दोगे क्या आएगा 2/3, और उल्टा करोगे तो 3/2, दोनों में क्या आ गया, उत्तर आ जाएगा अलग। तो हम क्या कहेंगे, भाग के लिए नहीं मानता है। मतलब जब भाग कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, जोड़ और गुणा में देखें तो क्या कर रहे हैं, हम क्रम को बदल सकते हैं, लेकिन घटाने और भाग में क्रम को बदलना नहीं है। पूर्णांकों में आप देखो माइनस की कोई संख्या ले लो, -3 प्लस -4 क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के साथ क्रम बदल दो, -4 प्लस -3 कर दो, क्या आ जाएगा, तब भी 7 आ रहा है माइनस का। तो हम क्या कहेंगे, पूर्णांकों के लिए मानता है। लेकिन हम जब घटाना कर रहे होंगे -2 -4, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर -2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। लेकिन जब उल्टा करो आप -4 -2 तो क्या आएगा -4 प्लस 2 = -2, उत्तर क्या आएगा अलग। तो घटाने में ध्यान रखना है कि हम क्रम को कभी बदल नहीं पा रहे हैं, घटाने में क्रम को बदलना नहीं है। गुणा में देखोगे गुणा को भी ये मानता है, भाग को ये भी नहीं मानेगा, क्योंकि 0 से हम भाग देंगे तो अपरिभाषित भी हो जाएगा और उत्तर भी अलग अलग आएंगे। परिमेय संख्याओं को हम देखते हैं, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 3/6 और इसको जोड़ा गया 2/6 से, आप जोड़ो क्या आएगा, -3 प्लस 2/6 -1/6। अब 2/6 प्लस -3/6, 2 -3/6 क्या आ जाएगा, बात वही है, माइनस का ये अभी भी है, माइनस का तभी भी है, तो -1/6, दोनों उत्तर क्या आ रहा बराबर। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम को मानती हैं, मतलब क्रम विनिमय हम कर सकते हैं, क्रम को इधर उधर बदल सकते हैं। ठीक है, घटाने के लिए अगर देखेंगे, इसी में अगर हम देखें, अगर यहाँ पे घटाने का चिन्ह होता, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाता है और ये उत्तर क्या हमें मिलता, -5/6। और अगर यहाँ माइनस होता, क्रम बदल देते तो क्या हो जाता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, और क्या हो जाता 5/6 प्लस का आ जाता। तो दोनों उत्तर अलग हैं। इसका मतलब क्या है, घटाने में हम परिमेय संख्याओं के भी क्रम कभी नहीं बदलेंगे। अब गुणा में देखेंगे, परिमेय संख्या है कोई 2/4 गुणे 1/5, करो गुणा, क्या जाएगा, ऊपर का जाएगा -2 और 20। अब इनका जब उल्टा करके गुणा करोगे, क्रम करके बदल के, तो आप देखेंगे
माइनस के तो तब भी आएगा, और 4 और 5 गुणा देखो क्या आएगा, वही 20 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं गुणा में ये भी मान रहा है, और भाग में ये भी नहीं मानेगा क्योंकि शून्य का मैटर आ जाएगा। और वैसे भी जब किसी संख्या को हम एक दूसरे से भाग देंगे तो उत्तर हमेशा अलग आएगा। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात क्या है कि क्रम में नियम जो है परिमेय संख्याओं के लिए सिर्फ जोड़ और गुणा पे मान रहा है, भाग और घटाने पे नहीं। अर्थात जब भी हम परिमेय संख्याओं के साथ कुछ हल करेंगे तो क्या कहेंगे, क्रम को हम तभी बदलेंगे जब जोड़ की बात होगी या गुणे की बात होगी। जब घटाना और भाग होगा तो हम कभी भी क्रम को नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे कैसे मानता है। सबसे पहले समझेंगे साहचर्य प्रगुण क्या होता है। साहचर्य प्रगुण का अर्थ ये है, जब हम कहीं पर ये 3 संख्याएं लिखी हो, मान लीजिए आपके पास लिखी है a इंटू बी इंटू सी, या प्लस ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी। ऐसे केस में अगर हम इन 2 संख्याओं को पहले जोड़ लें, उसके बाद हम ये तीसरी संख्या को जोड़ें, या फिर इन संख्याओं को पहले जोड़ लें उसके बाद इसमें जोड़ें, दोनों में क्या होता है, उत्तर हमें बराबर मिलता है। अर्थात साहचर्य का मतलब साथ साथ, अर्थात जब इन दोनों को हमने साथ लिया और जब तीसरे को हमने उसके साथ जोड़ा तो क्या हुआ, उत्तर वही मिला जब हम इन दोनों को साथ के लेकर के इसमें जोड़ रहे हैं। तो देखते हैं किन किन संख्याओं में ये मानता है, किन किन संख्याओं में नहीं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं बात करेंगे। अगर मान लीजिए 2 + 3 + 5 लिखा है, आप चाहे इसको कहें 2 + 8, पहले इसको जोड़ लिया, इक्वल टू क्या आएगा 10, 8 2 10, और या इसको आप ऐसे जोड़ें, क्या आएगा 5 और 5 10, दोनों में क्या आया, हमें बराबर मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याओं के लिए मान रहा है। पूर्ण संख्याओं के लिए देखें हम जरा, पूर्ण संख्याओं के लिए देखें। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए 0 होता, भाई पूर्ण संख्याओं में हमारा अलग क्या आ जाता है, 2 धन 0 + 4। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे, 2 धन 4 बराबर 6, या इसको ऐसे करें 4 और 0 को पहले जोड़ लें और 2 को बाद में जोड़ें, क्या आएगा 4 और 2 धन 6, 4 और 2 क्या आ जाएगा 6। दोनों ही कंडीशन हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं भी इस नियम को मानती हैं। पूर्णांकों को अगर हम देखें, अगर आप देखें -3 + 2 + -6, ये क्या है, पूर्णांक है सभी। इसमें अगर हम इसको पहले जोड़ें, देखो जरा जोड़ के, जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस -3। ठीक है, क्या आएगा, हल करोगे -7 आ जाएंगे। अब जरा उलट के देखते हैं, इन दोनों को हम साथ में लेते हैं, -3 + 2 इसको साथ में लेंगे, और माइनस का 6 हो जाएगा प्लस के बाद। ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस -6 क्या आ जाएगा, -7 आ जाएंगे। तो हम देख रहे पूर्णांक भी इसको मान रहे हैं। अब देखिए पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। अब यहाँ पे समझे, आप कहेंगे ये तो जोड़ की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो घटाने का चिन्ह आ रहा है, घटा रहे हैं बाद में। तो ऐसा है कि चिन्ह हम देख रहे हैं, ये क्या है, पूर्णांक, ये पूर्णांक है और उसको किसी पूर्णांक के साथ जोड़ा है, इस पूर्णांक को इस पूर्णांक के साथ जोड़ा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जोड़ को पूर्णांक संख्याएं जो है, पूर्णांक हैं, वो साहचर्य नियम को मानती है। इनका हम उपयोग करेंगे कैसे, अगर हमें जरूरत हो कि पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़, इसके बाद तीसरे को जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने के समय ऐसा हम करेंगे, परिमेय संख्या में हम जरा देखें क्या इस नियम को ऐसे मानता है जोड़ के लिए, -2/5 + 3/5, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं।
-6/5। अब इन दोनों को अगर हम पहले जोड़ें, क्या आएगा देखो, माइनस का 2 है, प्लस का 3, यही होगा, और प्लस -6/1, ये तो वैसे ही रहेगा। अब इसको देखो जरा, क्या आ जाएगा, 1/5 और प्लस -6/5, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 - 6/5 यानी -5/5, इसको हम लिख सकते हैं -1, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इनको क्रम यहां पे देखें, इनको पहले जोड़ते तो क्या मिलेगा, 3 - 6/5 आ जाता, क्या हो जाता -3/5, और -2/5 इसमें और जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 3 2 5/5, वही आएगा। आप करके देखेंगे इसको, कितने भी एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, आपको परिमेय संख्याओं में भी साहचर्य प्रगुण जोड़ में मिलेगा। तो इसका उपयोग करेंगे जब हमें सवाल को आसान बनाना होगा। अभी एक्सरसाइज को हम जब लेंगे इस चीज को तब समझेंगे। घटाने में देखते हैं क्या है, आप घटाने में करके देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के साथ आप देख रहे हैं, या पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक या परिमेय संख्याएं, घटाने में कभी भी इधर उधर के क्रम अगर बदलते हैं तो नहीं मानते हैं। 2 - 3 - 5, अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अर्थात 2 में से 3 - 5 करना है, क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 और 4 आ जाएगा। अब इसको जरा देखो, 2 - 3 पहले ले लें हम, -5 बाद में करेंगे, क्या आएगा, -1 आएगा, -5, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा, माइनस जुड़ जाएंगे, -6 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ 4 आया था, यहाँ 6 आ गया माइनस का। तो घटाने में देख रहे हैं, आप करके देखेंगे, घटाने में प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक नहीं मानते हैं। परिमेय संख्याओं को भी हम देखें, अगर परिमेय संख्याओं को अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर वाला अगर हल करें तो -1 -3 क्या आ जाएगा, -4.5, ये क्या हो जाएगा, +2.5, इसको हल करोगे -2.5 आएगा। अब जरा इसको हम देखें, -3.5 को छोड़ें, माइनस ब्रैकेट लगा दो, 1/5 -के 2.5, इसको हल करोगे क्या आ जाएगा, 3/5 के 3/5, इसको हल करोगे देखो क्या आ जाएगा, के 6/5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर मिल नहीं रहा है, तो घटाने के लिए भी ये नहीं मानता है। अब गुणा और भाग के लिए देखेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने देखा कि साहचर्य नियम गुणा के लिए मानेगा, ठीक है, करके देखा, पूर्णांकों के लिए भी मानेगा, पूर्णांकों के लिए मानेगा, पूर्ण संख्याओं के लिए मानेगा, और परिमेय संख्याओं के लिए भी हम क्रम बदल सकते हैं। अर्थात अगर कोई परिमेय संख्या अगर है, आप पहले इनका गुणा कर लें, उसके बाद इसमें गुणा करें, पहले इनका गुणा कर लें, उसके बाद इसमें गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाग के लिए आप देख रहे थे, कोई भी नहीं मानता है, और यहां पर भी नहीं मानेगा। तो हम देख रहे हैं साहचर्य प्रगुण भी जोड़ और गुणा के लिए मानेगा, घटाना और भाग के लिए नहीं मानेगा। अगला हम देखेंगे वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसको समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं हैं और ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का माना जाता है, और अगर गुणा का लगा हुआ तो कोई बात नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, गुणा का, यहाँ पे क्या है, जोड़, गुणा का जोड़ पर वितरण क्या है, तो इसका गुणा हम इस पे करेंगे, क्या आएगा, a गुणे b, और बीच में जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, a गुणे c। मतलब क्या है, जब हम ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है, अंदर हम गुणा करेंगे तो उत्तर वही प्राप्त होगा। और घटाने में अगर देखें तो घटाने में भी ये नियम
मानता है, मतलब ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी। ठीक है, ए को पहले इसमें गुणा किया, ए को फिर इसमें गुणा किया। और इसका हम उपयोग उल्टा भी करेंगे। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हम देखेंगे, अगर दो में यहाँ पर एक ही संख्या लिखी है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, बी यहाँ बचा इस वाले में, और यहाँ पे क्या बचा, सी। इसको हम जब ऐसे लिखा रहेगा तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ भी सही सेम वैसे ही है, बी माइनस सी लिखेंगे। मतलब जब ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और जब ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये जब कोई चिन्ह हो तो कोई नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये है वितरण प्रगुण। इसका उपयोग हम करते हैं, जरा इसको देखेंगे परिमेय संख्याओं में कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास है, अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे। एक तो हम क्या उपयोग करेंगे, इसको जब ब्रैकेट लगा होगा इसको खोलेंगे। दूसरा हमने कहा जब इसमें ऐसे लिखा, देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें और इसमें क्या है, ये कॉमन है, कुछ ये कॉमन है। तो इसमें हम दो नियम करेंगे। सबसे पहले हम क्या है, ये एक संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि एक परिमेय संख्या का गुणा एक परिमेय संख्या के साथ है तो परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इन परिमेय संख्याओं के क्रम को हम जब जोड़ है तो बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देखें, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें, इन दोनों कॉमन ले लें, -3/5, तो यहाँ क्या बचेगा, 2/4, तो यहाँ क्या बचेगा, 5/4 बचेगा। और यहाँ क्या है, 4/5 गुणे 1/3। अब यहाँ पर अगर देखो आप इसको हल करोगे, 5 2 7/4 -3/5 गुणे 7/4 प्लस 4/5 गुणे 1/3। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा कि जब इस तरह से लिखा हुआ होगा तो हम कैसे हम इन नियमों का उपयोग करेंगे। इसको हम डिटेल में अभी एक्सरसाइज में जब हल करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, हमें जरूरत के हिसाब से इन नियमों का उपयोग करना है। कि हमने देखा यहाँ पे कॉमन है, अब इसको इधर लाना है, जोड़ है तो हम ला सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया इस नियम वितरण प्रगुण को देखकर। और ये कौन सा नियम था, क्रम विनिमय नियम। देखिए शून्य, जो शून्य है वो क्या काम करता है। आप अगर देखें कि हम किसी संख्या में शून्य को अगर जोड़ें तो क्या मिलता है हमें, वही की वही संख्या मिल जाती है। किसी भी संख्या में आप जोड़ेंगे वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जब हम देख रहे हैं शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो संख्या वही प्राप्त हो जाती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको शून्य को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो शून्य क्या है, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक है, मतलब जोड़ने से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको हम देखें क्या परिमेय संख्याओं में ऐसा होगा, ऑब्वियसली परिमेय संख्याओं में यही होगा, क्योंकि शून्य को जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी हमेशा। तो ये परिमेय संख्याओं के लिए भी क्या है, शून्य क्या है, योज्य तत्समक का काम करेगा।
वन का क्या काम है? तो मान लीजिए किसी संख्या में आप वन से गुणा करें, क्या मिलेगा हमें? वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमने जैसे यहां पे कहा था शून्य को जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होती है, यहां वन से गुणा करने से वही प्राप्त होती है, लेकिन गुणा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे यहां पर? गुणनात्मक तत्समक। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या है? वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगला हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, योज्य मतलब जोड़। तो जोड़ का उल्टा कैसे होगा? देखो जरा, 2/5। अगर हम कहें कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका उत्तर शून्य हो जाए, ठीक है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें हमें -2/5 जोड़ दो। क्या हो जाएगा ये? अगर -2/5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने से उत्तर शून्य प्राप्त हो जा रहा हो तो हम क्या कहते हैं? उसको योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम पहचानने का तरीका क्या है कि हम सीधे सीधे जो चिन्ह दिया हुआ है, अगर कहेंगे -3/4 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो क्या होगा? जो भी रहेगा उसमें क्या करना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, अब ये माइनस का ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? 3/4। अब एक चीज और देखो कि अगर माइनस का है तो प्लस का कर देना है, और प्लस का था तो माइनस कर दिया था। भाई अगर मान लो 5/3 का निकालना है योज्य प्रतिलोम तो क्या आ जाएगा? माइनस के 5/3। चिन्ह बदल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। पूछेगा जब सवाल में इसका योज्य प्रतिलोम बताओ तो हम तुरंत उसका चिन्ह बदल के लगा देंगे। अगर माइनस का है तो प्लस कर देंगे, और प्लस का है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? व्युत्क्रम दिखाएंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो जरा देखो क्या है उसमें। हमने देखा कि जब किसी संख्या को ऐसी संख्या से जोड़े कि शून्य प्राप्त हो जाए, यहां पे हम क्या कहेंगे? गुणात्मक है तो क्या कहेंगे? किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने से उत्तर 1 आ जाए। अब देखो 3/4 को अगर हम 4/3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या किया हमने? उल्टा कर दिया उसको, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। इसको उल्टा मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि अंश को हर को अंश बना दिया गया है। अगर मान लो कोई संख्या होती 3/5 माइनस के, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 5/3 माइनस के। ठीक है, अंश को हर को अंश। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुणा करने से 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए 3/5 गुणे 5/3, इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, क्या रहेगा? 1। तो ये होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस चैप्टर की अब थ्योरी खत्म हो जाती है, इसके एक्सरसाइज को हम हल करेंगे।